महताब एक मीटिंग में मसरूफ़ था। इसे यावर के बारे में बताया गया। यूं ही वो मीटिंग से फारिग हुआ, इसने यावर को अंदर बुला लिया। जब पहली किस्त महताब के सामने रखी गई तो वो चौंक गया। तुमने पहली किस्त लिख भी ली? आपके सामने है। यावर मुस्कुराया। महताब ने पहला सीन पढ़ा तो वो दूसरे सीन की तरफ बढ़ गया। इसका इरादा तो यही था कि वो फुर्सत में पढ़ेगा, लेकिन यावर ने जिस अंदाज में लिखा था वो ऐसा था कि महताब ने एक एक करके सारे सीन्स पढ़ लिए और तारीफी नज़रों से यावर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया है। क्या किस्त लिखी है और क्या तजस्सुस रखा है? टेम्पो भी तेज़ है और जहाँ तुमने इसकी बीवी को अगवा कराया है वो भी हला देने वाला है। शुक्रिया सर, आपकी दी हुई वन लाइन ही ऐसी थी कि मैं खुद भी इसमें खो गया। यावर के मुंह से अपनी कहानी की तारीफ सुनकर महताब खुश हो गया। दिमाग में ऐसी चीज़ आ गई थी कि मैं तुम्हें बताए बगैर ना रह सका। अच्छा ये बताओ कि आगे क्या होगा, इसकी कहानी क्या है? अभी आप किस्तों का मजा लें, अभी कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, चंद किस्तों के बाद मुकम्मल कहानी बयान कर दूंगा। यावर ने कहा, ये भी ठीक है, हर चीज़ सस्पेंस में रहे तो मज़ा है। बस तुम काम जारी रखो और हर किस्त लिखकर मेरी मेज़ पर रखे जाओ। एक प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, इसके बाद इस पर काम शुरू करेंगे। अब मुझे इजाज़त है। यावर ने अजीब सी नज़रों से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जाते हुए अकाउंटेंट से मिलते जाना। महताब ने मुस्कुराते हुए इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया और यावर भी खुशी से बाहर निकल गया। रात 9:30 बजे महताब अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गया। वो घर पहुंचा तो इसने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और मतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखते हुए टीवी लॉन्च में जाकर मुलाजमा से पूछा, बेगम साहबा कहाँ हैं? जी वो 4 बजे अपनी गाड़ी में गई थी और अभी तक वापस नहीं है, मुलाजमा ने जवाब दिया। महताब ने मुलाजमा को चाय बनाने का इशारा किया और मोबाइल फ़ोन से इसे कॉल की तो 5वीं बेल पर फ़ोन अटेंड हो गया। कहाँ हो सफ़िया? महताब ने कॉल मिलते ही पूछा। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने महताब को बुरी तरह चौंका दिया। मैं बाबर बोल रहा हूँ, मैंने आपकी बीवी का अगवा कर लिया है और इस वक्त वो बड़ी हिफाजत से मेरे पास है। क्या बकवास कर रहे हो? महताब चिल्लाया। मेरी जिस बात को आपने बकवास समझा है दरअसल वो हकीकत है। एक बात का ख्याल रहे कि आपने पुलिस और किसी और दोस्त से इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो नतीजा खतरनाक होगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महताब ने दांत पीस कर अपना लहजा धीमा रखा और तेजी से चलता हुआ कमरे में आ गया। आपको मौका मिले तो मुझे मारने की कसरत जरूर पूरी कर लीजिएगा। फिलहाल मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। जगह और वक्त बता देता हूँ, पहुँचा दें, आपकी बीवी बहिफाजत घर पहुँच जाएगी। 1 पैसा नहीं दूंगा। अब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं या फिर आपको बीवी से ज़्यादा प्यार नहीं? मैं 1 घंटे बाद फ़ोन करूँगा, तब तक उसर थूक कर मेरी बात पर ठंडे दिल से अमल कीजिएगा। हाँ, पुलिस या किसी यार दोस्त को कुछ मत बताइएगा वरना मामला बिगड़ जाएगा। आपकी बीवी के लिए खाने के लिए जा रहा हूँ, इत्मीनान रखिएगा, इन्हें चाय खिलाऊंगा। 1 घंटे बाद कॉल करूँगा। बाबर ने कॉल काट दी और महताब गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो कौन है, 1 करोड़ क्यों मांग रहा है। महताब एक तरफ बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करे। 1 करोड़ रुपये देकर सफ़िया को छुड़ा ले या अपने दोस्त SP से इसके बारे में राजदारी से बात करे। अगवा होने से कबल 3 बजे सफ़िया अपनी दोस्त राहिला की तरफ अपनी गाड़ी में गई। दोनों को एक साथ अपने मुश्तरका दोस्त की तरफ जाना था और इनका इरादा IT का था। इनकी मुश्तरका दोस्त जो अपने शोहर से तलाक लेने के बाद अकेली घर में रहती थी, जो अच्छे इलाके में था। वो घर बड़ा नहीं था लेकिन खूबसूरत और 2 मंजिला था। सफ़िया ने पहले अपनी दोस्त राहिला को लिया और वो दोनों एक साथ अपने दोस्त आलिया की तरफ चली गई। यूं ही गाड़ी आलिया के घर के बाहर पहुंची और सफ़िया ने हॉर्न दिया तो थोड़ा इंतजार के बाद आलिया ने गेट खोला और बोली, आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। तुम अभी तैयार नहीं हुई? सफ़िया ने पूछा। बस 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, आलिया कहकर गेट खुला छोड़कर अंदर आ गई। दोनों बड़बड़ाती हुई कार से बाहर निकली और गाड़ी लॉक करने के बाद यूं ही वो अंदर जाने के लिए बढ़ी। इन्हें पता भी नहीं चला कि बाबर जो अपनी बाइक पर उनका ताक़ुब कर रहा था, इसने गाड़ी रुकते ही अपनी बाइक कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे दीवार के साथ खड़ी कर दी। भाग कर इनके पीछे पहुंच गया। यूं ही वो अंदर गई। राहिला मुड़कर गेट बंद करना चाहा तो वो एक अजनबी को देखकर ठिठक गई। आप कौन है? आप चले, मैं गेट बंद करके आता हूँ। बाबर जल्दी से बोला। आप हैं कौन? पहले तो कभी नहीं देखा। आलिया तो इस घर में अकेली रहती है। राहिला इसकी तरफ हैरत से देख रही थी और सफ़िया भी रुक गई। बाबर के सर पर टोपी और गले में मफलर था। वो सोच कर आया था कि दोनों हाथ इन पर अपना रिवॉल्वर तानने का और फिर सब घर वालों को एक कमरे में बंद कर देगा। लेकिन जब इसने ये सुना कि आलिया इस घर में अकेली रहती है तो इसने इत्मीनान से गेट को कुंडा लगाया और बोला, अब चुपचाप अंदर चले, बैठकर बात करते हैं। तुम हो कौन? सफ़िया का लहजा बुलंद हो गया। बाबर ने जेब से दस्ताने निकाल कर हाथों पर पहने और इसने रिवॉल्वर निकाल लिया तो दोनों खौफ से पीछे हट गई। दोनों घबराई हुई नज़रों से रिवॉल्वर की तरफ देख रही थी। अब कोई आवाज़ नहीं निकलेगी वरना मेरा रिवॉल्वर शोर मचा देगा। बाबर ने धमकी दी और दोनों आगे चलने लगी। यूं ही वो टीवी लॉन्च में पहुंचे। आलिया बालों में ब्रश करती कमरे से बाहर निकली तो इनके पीछे पिस्तौल ताने एक अजनबी को देखकर वो ब्रश करना भूल गई। तुम कौन हो? आलिया के मुंह से धीरे से निकला। मैं कोई डाकू नहीं हूँ, ना ही मेरा यहाँ कीमती सामान लूटने का इरादा है। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस चंद घंटों की बात है, फिर मैं चला जाऊंगा। बाबर ने इत्मीनान से कहा। तुम क्या चाहते हो? आलिया ने फिर पूछा। आप तीनों से मेरा कोई मुतालबा नहीं, आप एक कमरे में चले जाइए। बाबर ने कहा। वो तीनों एक कमरे की तरफ चली गई। वो बेडरूम था। बाबर ने उन तीनों को मोबाइल फ़ोन ले लिए और अलमारियों को लॉक कर दिया और कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली। खिड़कियों के आगे लोहे की मजबूत ग्रिल थी। वो बाहर निकला और बाहर से कमरा मुकफ्फल करके इस कमरे से मुल्हिक कमरे में चला गया। इस कमरे में एक सिंगल बेड, 2 कुर्सियाँ, एक मेज़ थी। कमरे की एक खिड़की जो टीवी लॉन्च की तरफ खुलती थी, इस पर भी लोहे की ग्रिल थी। अलमारियों में हाथ सामान नहीं था, फिर भी बाबर ने इनको मुकफ्फल कर दिया। इसके बाद इसने कमरे से मुल्हिक बाथरूम का जायजा लिया। बाथरूम से एक जाली का फ्रेम लगा था, इसे आसानी से उखाड़ा भी जा सकता था।
और इससे जैसे तैसे बाहर भी जाया जा सकता था। बाबर ने कमोड पर चढ़कर बाहर की तरफ देखा तो पिछली तरफ एक छोटी सी बालकनी थी। इसका फासला इस खिड़की से इतना था कि कम से कम एक औरत जिसकी समझ भी कुछ भारी हो, इसके लिए खिड़की से निकलकर बालकनी की तरफ कूदना आसान नहीं था। बाबर वापस बेडरूम की तरफ आया और तीनों को इस कमरे में ले आया। सफिया ने जल्दी से कहा, तुमको पैसा चाहिए? जितना चाहिए बताओ, मैं दे देती हूँ, हमें छोड़ दो। कितना पैसा दे सकती हैं आप? बाबर ने अपनी काली आंखों से इसकी तरफ देखा। कितना चाहिए? 2 लाख, 5 लाख? सफिया बोली। बाबर मुस्कुराया, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए और आपसे बिल्कुल भी नहीं। पैसा वो देगा जिससे अब जिद हो गई है। किससे पैसा चाहिए? किससे जिद हुई है? सफिया ने पूछा। आप तीनों इस कमरे में बिल्कुल आराम से रहो, कोई शोर मत करना, मेरे आदमी यहाँ पहुँचने वाले हैं और हम बाहर 5 लोग हैं। कोई ऐसी गलती मत करना कि पछतावा बन जाए। मेरी कोशिश होगी कि हम जल्दी से इस जगह से चले जाए। बाबर कहकर बाहर चला गया और इसने दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। फिर इसने पूरे घर की तलाशी ली और हर कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद वो टीवी लॉन्च में बैठ गया। इसके सामने तीनों को मोबाइल फ़ोन रखे हुए थे। इसने सफिया के मोबाइल के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे। इसने खिड़की पर वक्त देखा और कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खोला तो वो तीनों डरी सहमी एक तरफ बैठी थी। दरवाज़ा खुलते ही वो उठ खड़ी हुई। हम चाय बनाने लगे हैं, आप में कोई चाय पीना पसंद करेगा? चाय अच्छी होगी। नहीं, सफिया ने इनकार कर दिया। बाबर ने दरवाज़ा बंद करके मुकफ्फल कर दिया। इसने किचन में जाकर चाय बनाई और 5 कप निकाले और इनमें थोड़ी थोड़ी चाय डालकर ट्रे में रखी और बाहर ले आया। इसने हर कप से चाय पी और कप मेज़ पर मुख्तलिफ जगह रखे। बाबर का ध्यान बार बार घड़ी और मोबाइल फ़ोन की तरफ जा रहा था। बाहर अंधेरा छा गया था और दिन का उजाला छुप गया था। बाबर घर के अंदर ही टहलता रहा, कभी ऊपर चला जाता और कभी नीचे आ जाता। वो गैराज में चला गया, थोड़ा सा गेट खोल कर देखा तो बाहर सफिया की गाड़ी उसी जगह थी जहाँ इसने खड़ी की थी। फिर इसने देखा तो जिस जगह बाबर ने अपनी बाइक खड़ी की थी वहाँ कुछ लोग और 2 पुलिस वाले दिखाई दिए। बाबर ने गेट बंद किया और टहलता हुआ इनके पास चला गया। एक लड़का अलग खड़ा था। बाबर ने से पूछा, क्या हुआ? कोई बंदा मोटरसाइकिल चोरी करके यहाँ खड़ा कर गया है, पुलिस यहाँ पहुँच गई है, इसने बताया। फिर पुलिस वाले की तरफ देखने लगा। बाबर कुछ देर रुका और हरामा गेट के पास वापस आ गया और अंदर जाने के लिए गेट खोलकर फिर बंद कर दिया। इस वक्त सफिया की शोर महताब की कॉल आ गई। सफिया ने महताब का नंबर स्वीट हार्ट के नाम से महफूज किया था। बाबर को इसी कॉल का इंतजार था। वो मानी हिज अंदाज में मुस्कुराया, इससे बात करने लगा। इसने ऐसे ही कह दिया कि वो इनके लिए खाना लेने जा रहा है। कॉल मुनक़ता हो गई और बाबर मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। महताब के गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो लड़का जिसे इसने गैर अहम समझा था वो इसकी बीवी अगवा कर लेगा। महताब इस शेषोपांच में था कि वो अब क्या करे। किसी को बताने से इसने मना किया था। 1 करोड़ रुपया देना इसके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं था। वो इसी वक्त उसको 1 करोड़ रुपया दे सकता था। इसके दिमाग में ये बात है कि इस तरह तो फिर कोई भी किसी सरमायादार से धमकी देकर पैसे मांग सकता है। ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में होना चाहिए। यही हालात ही महताब ने मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने दोस्त एसपी जो कि इसका क्लास फेलो था को कॉल करने लगा और एक बार फिर सोच में पड़ गया। महताब को खौफनाक था कि कहीं बाबर इसकी बीवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर वो अपने दोस्त को कॉल नहीं करता तो इसके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो इसे 1 करोड़ रुपया देकर अपनी जान छुड़ा ले। लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी थी कि वो इसके बाद मजीद रकम का मुतालबा नहीं करेगा। मुमकिन था कि वो इसके बाद भी कोई मुतालबा सामने रखते। वो इन सब बातों को सोचते हुए कोई फैसला करना चाहता था। फिलहाल इसने मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख दिया। वो कोई सोच समझ कर फैसला करना चाहता था जिससे बेहतर हाल निकल सके। बाबर ने एक दफ़ा फिर मोबाइल फ़ोन उठा लिया। महताब को दोबारा कॉल करने के बारे में सोचा। इस वक्त उस कमरे का दरवाज़ा बजने लगा जिस कमरे में उन्होंने इन तीनों को बंद किया था। वो तेज़ी से इस दरवाजे के पास आया और बोला, क्या बात है? हमारी मदद करो। अंदर से सफिया की आवाज़ है, चुप रहो, दोबारा दरवाजे पर हाथ मारा तो हाथ तोड़ दूंगा। बाबर ने दर्ज लहजे में खबरदार किया, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारी एक दोस्त बाथरूम में फिसल गई है, ऐसे शदीद चोट आई है, वो तड़प रही है। सफिया ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। बाबर सोचने लगा, फिर बोला, दरवाजे से पीछे हटो, हम पीछे ही हैं। बाबर ने दरवाजे का कुफल खोला और अंदर आ गया तो सामने सफिया और राहिला एक तरफ घबराई हुई खड़ी थी। वो बाथरूम में है, सफिया ने कहा, और बाथरूम से आलिया की कराहने की आवाज़ें आ रही थी। बाबर जो ही बाथरूम की तरफ गया, पीछे से राहिला ने पूरी कुव्वत से बाबर को अंदर की तरफ धक्का दिया। बाबर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। धक्का इस कुव्वत से दिया गया था कि वो सीधा सामने वॉश बेसिन से टकरा गया। इसी असना में आलिया बाहर निकली। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सफिया ने इन दोनों को चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव दरवाजे की तरफ गई। इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर का जायजा लिया। बाहर कोई नहीं था। मेज़ पर चाय के 5 कप पड़े हुए थे। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सफिया ने सरगोशी की, मेरा ख्याल है कोई नहीं है। राहिला ने कहा। बाथरूम से बाबर दरवाजे पर हाथ मार रहा था लेकिन वो ज़्यादा शोर नहीं कर पा रहा था। तुम बाहर निकलो, आलिया ने कहा और फिर वो खुद बाहर निकली। इसने दाएं बाएं देखकर अपना बेडरूम देखा और फिर वो सफिया से बोली, हमारे मोबाइल फ़ोन मेज़ पर पड़े हैं और तुम कॉल करो। सफिया ने जल्दी से मोबाइल फ़ोन उठाया और इस वक्त महताब की कॉल आ गई। सफिया ने जल्दी से मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। मैं सफिया बोल रही हूँ, तुम ठीक हो ना? कहाँ हो? हमने इसे बाथरूम में बंद कर दिया है। मैं आलिया की तरफ हूँ। सफिया ने जल्दी से बताया, कहीं मत जाना और किसी को कॉल ना करना, मैं भी पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ से महताब ने अजरत में कहा और कॉल बंद करता हो गई। इस दौरान आलिया सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर का दरवाज़ा मुकफ्फल करके नीचे आ गई। नीचे भी देख लिया, कोई नहीं था, गेट बंद था। मेरा ख्याल है बाकी लोग चले गए हैं। राहिला ने चाय का खाली कप देखते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। सफिया ने इसकी बात की तायद की। महताब अभी आ रहे हैं, तब तक हमें होशियार रहना होगा।
सफिया ने कहा। बाथरूम में पावर बंद हो गया था। इसने दाएं बाएं देखा, फिर कमोड पर चढ़कर हाली फ्रेम उखाड़ लिया। इसने बाहर झांका। 7 फुट बुलंदी थी। इसकी जिसामत ऐसी थी कि वो किसी तरह से इस जगह से निकल सकता था। इसने पहले अपना धड़ बाहर निकाला, फिर जैसे तैसे करके वो बाहर निकल गया और नीचे की तरफ लटक कर इसने हाथ छोड़ दिए। इसके कदम बालकनी पर जा पड़े। वहां से पैर लटकाता हुआ नीचे उतरा और फिर घर की एक भी दीवार फलांग गया। महताब अपने घर के चौकीदार के साथ गाड़ी दौड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। वो इरादा कर चुका था कि 1 करोड़ रुपए बाबर को देकर इससे जान छुड़ा लेगा। अगर इसने आइंदा फिर कोई ऐसी हरकत की तो वो बगैर किसी बात की परवाह किए बगैर पुलिस को इतला कर देगा। महताब और चौकीदार ने पहले तो घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, इन्हें कोई नहीं मिला। इसके बाद जब चौकीदार ने अपना पिस्तौल तानकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाथरूम खाली था और बाबर के फरार का रास्ता भी इनको दिखाई दे रहा था। महताब ने चौकीदार को बाहर भेज दिया और गौर से चाय का कप देखे। आलिया ने बताया वो 5 लोग थे। तुम तीनों ने इन 5 को देखा? महताब ने बारी बारी इन तीनों से पूछा। हमने एक ही को देखा, सफिया ने जवाब दिया। फिर सारा वाक़या बयान कर दिया। महताब सारी बात सुनने के बाद बोला इसका हुलिया कैसा था? वो नौजवान था, शेव की हुई थी, छोटी छोटी मूंछें थी। सफिया ने बताया। इसकी आंखें नीली थी? महताब ने जल्दी से सवाल किया। नहीं, इसकी आंखें काली थी। सफिया ने कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब दिया। तो महताब सोच में पड़ गया। जब बाबर की इससे मुलाकात हुई थी तो इसकी आंखें नीली थी। शुक्र करो सब ठीक हो गया और तुम लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना, जो हुआ सो हुआ। महताब ने इनको ताकीद की। हमें पुलिस को इतला देनी चाहिए ताकि कार्रवाई हो और उसे गिरफ्तार किया जा सके। सफिया बोली। कोई आवारा था जो जाने किस मकसद से आया था। पुलिस के चक्कर में पड़ूंगा तो मेरे एक साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरी तवज्जो उनसे हट जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इन चक्रों में उलझ कर रह जाओ, इसलिए खामोशी और आइंदा के लिए एहतियात बेहतर है। महताब की बात से तीनों ने इत्तेफाक किया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आलिया ने सोचते हुए कहा। वो क्या बात है? राहिला ने पूछा। इसने घर की किसी एक चीज़ को हाथ नहीं लगाया, हालांकि जब बेडरूम की अलमारी चेक कर रहा था तो वहाँ मेरा जेवर भी पड़ा था। इसने कुछ भी नहीं किया। वो कह रहा था कि वो इसी से पैसे लेना चाहता है जिससे अब जिद हो गई है। आलिया बोली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पागल था। इसके बारे में सोचना बंद करो और दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लो, हम जा रहे हैं। महताब ने कहा। तीनों ने आलिया से इजाज़त ली और तीनों चले गए। आलिया ने अच्छी तरह से गेट बंद किया और इसने मेज से कप उठाए और किचन में ले गए। महताब ने चौकीदार को रक्षा में घर भेज दिया। इससे भी महताब ने किसी से कोई बात करने से मना कर दिया। महताब ने राहिला को इसी के घर के बाहर उतारने से कबल ताकीद की कि वो इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करे। राहिला चूँकि सफिया की दोस्त थी और सफिया ने भी मना कर दिया था, इसलिए वादा किया कि वो किसी से बात का जिक्र नहीं करेगी। इसने एक और बात की। जब मैंने इसे पैसों की ऑफर की तो इसने कहा वो पैसे उससे लेगा जिससे अब जिद हो गई है। सफिया ने सोचते हुए कहा। मुझे लगता है इसने किसी और के मुगालते में तुम लोगों को हेरगमाल बना लिया था और जो बात है तुम तीनों मुझे बता रही हो इससे लगता है कि वो कोई अनाड़ी था। महताब ने सफिया के दिमाग से इस किस्म की बातें महव करने की कोशिश करते हुए कहा। तुम इन बातों को छोड़ो, घर करीब आ रहा है इसलिए मूड ठीक कर लो और कोई बात अपने बेटे अनीस के सामने मत करना। मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन आपसे तो बात कर सकती हो ना। इसने महताब की तरफ देखा। मुझसे क्या बातें करना चाहती हूँ? महताब बोला। जिस नौजवान ने हमें यरगमाल बनाया था, आपकी उससे मुलाकात हुई थी पहले, तुमने ये कैसे सोचा? आपने मुझसे पूछा था कि इसकी आंखें नीली थी। आपको किसी नीली आंखों वाले पर शक है? किसी ऐसे शख्स से कोई झगड़ा चल रहा है आपका? सफिया की निगाहें महताब के चेहरे पर थी। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था, शायद घबराहट में मैंने वो सवाल पूछ लिया था। तुम इन बातों को छोड़ो और अब कोई बात मत करना, वरना वो तुम्हारे आसाब पर सवार रहेगा। महताब ने सफिया को प्यार से समझाया, लेकिन सफिया अपने शोर के जवाब से मुतमईन नहीं हुई। इस वाक़े को 14 घंटे गुजर गए। हर तरफ खामोशी थी। यावर अगली किस्त लिखने को बताता था। इसने बाबर के फ़ोन पर कई मरतबा कॉल की, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। दोपहर के बाद बाबर की कॉल आई तो यावर एकदम सीधा हो गया। बाबर की आवाज़ आई। आपने अगली किस्त लिख ली? तुमने कुछ बताया ही नहीं तो लिखता क्या? यावर ने कहा। अगली किस्त में कुछ ड्रामाई और पुरतजस्सुस अंदाज में बिजनेसमैन की बीवी इसके जंगल से भाग जाने में कामयाब हो जाती है। बिजनेसमैन इस वाक़े के बाद मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेता है। अजनबी चुप बैठने वाला नहीं है। इसे इस बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए लेने ही लेने हैं, क्योंकि ये इसकी मौत और ज़िंदगी का मामला है। इस किस्त में वो अजनबी बिजनेसमैन के बेटे को अगवा कर लेता है जब वो अपनी गाड़ी में घर से बाहर निकलता है और इसे शहर से बाहर लेकर जाता है और एक वीरान जगह पर इसे गाड़ी से निकालकर गाड़ी की स्क्रीन पर गोली मारकर इसे चकनाचूर कर देता है और बिजनेसमैन को कॉल करके बताता है कि इसने तुम्हारा बेटा अगवा कर दिया है। किस्त इसी जगह खत्म हो जाएगी। यावर इसके चुप होते ही वो जोश अंदाज में बोला। हाँ, किस्त इसी जगह खत्म हो जाएगी। आप ये किस्त लिखो, मैं फिर बताता हूँ कि तीसरी किस्त में क्या होता है। वैसे आप एक किस्त कितने घंटों में लिख लेते हैं? बाबा ने पूछा। मैं मुसलसल बैठकर लिखता हूँ, शाम तक किस्त लिख लूंगा और कल मेहताब साहब के ऑफिस जाने से पहले किस्त की फाइल इनकी टेबल पर मौजूद होगी। यावर बोला। कल मुलाकात होगी। बाबर ने यह कहकर फोन बंद कर दिया। यावर अपने काम में मसरूफ हो गया। इसके कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और शाम को जब इसने कमरे का दरवाजा खोला तो इसने तवील अंगड़ाई ली। वो अगली किस्त लिख चुका था। रात के खाना खाने के बाद इसने वक्त देखा, अपने कमरे में जाकर फाइल उठाई जिससे अगली किस्त का मसौदा था। जब वो मेहताब के ऑफिस पहुंचा तो वो घर जा चुका था। मेहताब का पर्सनल सेक्रेटरी मौजूद था। इसे मिलकर यावर ने वो फाइल मेहताब की मेज़ पर रखी और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। जिंदगी में पहली बार इसे अपनी एक बनी बनाई कहानी मिल रही थी जिससे वो भरपूर फायदा उठा रहा था। मेहताब खुद तो मोहताज था, लेकिन इसने सफिया को मोहताज रहने की ताकीद की। घर के गेट पर चौकीदार भी मुस्तैद हो गया। मेहताब ने अपने बेटे अनीस के साथ बातों बातों में अखबारात में वारदातों की बुनियाद बनाकर इसे मोहताज रहने के लिए कहा। दूसरे दिन जब मेहताब अपने ऑफिस पहुंचा तो इसने
मेज पर फाइल रखी थी। फिर इसे खोल कर पढ़ने लगा। अभी इसने चंद सीन पढ़े थे जो पुरतजस्सुस अंदाज में लिखे गए थे कि इसकी मीटिंग का वक्त हो गया और वो मीटिंग हॉल में चला गया। इसके बाद दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। बाकी का स्क्रिप्ट इससे पढ़ा ना जा सका। इसने ये सोचकर अपने बैग में रख लिया कि घर में फुर्सत मिली तो पढ़ लेगा। अपनी इस वेब सीरीज की भी बात इसने आगे चला दी थी। दूसरी कि इसको यावर ने जिस अंदाज में लिखा था वो पुरजोश था कि वह जल्द कैमरे के सामने इसे ले आएगा। 24 घंटे मजीद गुजर गए। महताब को वो स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो इस तरह इसके बैग में पड़ा था। बाबर की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी थी। यावर ने अगली किस्त लिखने के लिए इससे रब्ता किया, लेकिन इसका मोबाइल फोन बंद था। यावर अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। वो जानता था कि वो खुद उसे कॉल करेगा और तीसरी किस्त का मौत देगा। यावर इसे बार बार कॉल भी नहीं करना चाहता था कि कहीं वो बिगड़ी ना जाए और अगली किस्तों के लिए मेहनत इसे ही करनी पड़े। पिछले घंटों में महताब की जिंदगी में सुकून रहा था। इसने सोचा अब कुछ नहीं होगा। इसे मालूम हो गया कि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। महताब का दिल मुतमईन और इस अनजानी फिक्र से आज़ाद हो गया था। इस दोपहर महताब अपने ऑफिस में से निकला था और अनीस 1 घंटे बाद तैयार होकर घर से निकला। वो गाड़ी से आगे बढ़ने ही वाला था कि एकदम बाबर एक तरफ से आया और कार के दरवाजे के हैंडल पर हाथ डाला तो वो मुकफ्फिल था। बाबर ने हल्का से शीशा बजाया तो अनीस ने चेहरा नीचे कर लिया। बाबर ने ऐसे उस पिस्तौल इस पर तान लिया और हाथ अंदर ले जाकर दरवाजा खोला और इसकी बराबर वाली सीट पर बैठते ही तहकुमाना अंदाज में बोला, चलो। अनीस के चेहरे पर घबराहट और खौफ छाया हुआ था। इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाबर ने पिस्तौल वाला हाथ नीचे किया था और पिस्तौल की नाल इसकी रानों को छू रही थी। इस कानूनी से निकलकर बाहर चलो। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अनीस की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे बल्कि मेरे साथ रहोगे, बाबर ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम कौन हो? अनीस ने पूछा। मेरा नाम बाबर है। इसने मुस्कुराकर अपना नाम बताया और इसकी तरफ अपनी ब्राउन आंखों से देखा। बाबर ने बहुत अच्छी तरह से शेव की और बाल भी एक अंदाज से जल लगाकर बनाए थे। इसने कपड़े भी साफ और ऐसे पहने थे कि जैसे वो अभी ऑफिस जा रहा हो। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अनीस ने सवाल किया। एक ज़रा सा साथ घूमेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। ड्रामों की शूटिंग चल रही है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और पैसे पर पैसा आ रहा है। बाबर ने आखिरी जुमला इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। तुमको पैसा चाहिए? हाँ। कितना? 1 करोड़ रुपये। बाबर ने फौरी जवाब दिया। मैं अपने डैडी को फ़ोन करता हूँ, तुम्हें 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। अनीस ने अपने मोबाइल की तरफ देखा। वाकई मुझे 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे? तुम्हारा बाप ही लेकर आएगा? बाबर को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, मेरी बात का यकीन कर। मेरी एक कॉल पर वो पैसा लेंगे। मेरे बैग में मेरी चेक बुक है, मैं खुद बैंक से पैसा निकलवा कर दे देता हूँ। अनीस के लिए ज़िंदगी में ये पहला मौका था जब वो हकीकत में अपनी ईरान के साथ लगे पिस्तौल की नाल महसूस कर रहा था और एक ऐसे शख्स के साथ बैठा था जिसने इसको अगवा कर लिया था। ऐसी सूरत हाल में वो खौफ और डर के बीच में मौलिक था। बैंक से पैसा नहीं लेना, पैसा तेरे बाप से ही लेना है। वो खुद अपने हाथ से पैसा देगा तो मेरी जिद और शर्त पूरी होगी, वरना मेरी मौत और ज़िंदगी का सवाल है। मुझे फ़ोन करने दो। अनीस ने अपना हाथ मोबाइल फ़ोन की तरफ बढ़ाया। अभी नहीं, अभी हम शहर से बाहर जाएंगे और इसके बाद तुम्हारे डैडी जान को एक कॉल होगी और वो कॉल मैं करूँगा। बाबर बोला। तुम गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दो और इसका रुख जुनूब की तरफ कर दो। अनीस के पास बाबर की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और शहर के दूर से बाहर निकलकर वो एक वीरान सी सड़क पर जा रहे थे। इस सड़क के दाएं बाएं दरख्तों के झुंड थे और इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थी। बाबर ने एक तरफ गाड़ी आहिस्ता करने के लिए कहा। अनीस ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की। नीचे कच्चा रास्ता जा रहा था। बाबर के कहने पर इसने गाड़ी नीचे उतार दी और कुछ आगे जाकर बाबर ने गाड़ी रोकने के लिए कहा। जिस जगह गाड़ी रुकी थी इस जगह दरख्त मौजूद थे। सूरज की रोशनी इन दरख्तों की शाखों से गुजरकर ज़मीन तक पहुंच रही थी। बाबर ने कहा, अपना ज़रूरी संभाल लो और मोबाइल मुझे दे दो। अनीस ने मोबाइल बाबर को दे दिया और अपना बैग पकड़ लिया। इसके सिवा गाड़ी में कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। बाहर निकलकर बाबर ने अनीस के फ़ोन पर महताब को कॉल की, जो इसने फ़ौरन उठा ली। जी बेटा। अब्बा जी, मैं बाबर बोल रहा हूँ। बाबर ने यह कहकर दांत निकाले। बाबर का नाम सुनते ही महताब जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उछल पड़ा, जहां वो यावर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तुम? मेरे बेटे का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? महताब ने हैरत अंगेज अंदाज में पूछा। आपके बेटे का फ़ोन ही नहीं बल्कि आपका बेटा भी मेरे पास है। बाबर ने इंकशाफ किया। महताब की जान ही निकल गई। खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को एक हराश भी पहुंचाई। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने तो एक मुतालबा पूरा करने के लिए इसे अगवा किया है। मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। अब आप ये एहतियात कीजिएगा कि पुलिस या किसी दोस्त के साथ कोई बात नहीं करेंगे। चुपचाप मेरा मुतालबा पूरा करेंगे और आपका बेटा भी हिफाजत आपके पास पहुंच जाएगा। बताओ कहाँ पहुंचाना है? मैं 2 घंटे में रकम तुम्हारे पास पहुंचा देता हूँ। बताओ मुझे। महताब ने कहा। ये बात अक्लमंदी की है, मुझे आधा घंटा दें, मैं भी बताता हूँ। तब तक मुकम्मल खामोशी, वरना जो होगा उसका तुमने तसव्वुर नहीं किया होगा। बाबर ने आखिरी जुमला सफाकी से कहा। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। महताब बोला। मैं जल्द कॉल करूँगा। बाबर ने यह कहकर अपने पिस्तौल का रुख कार की स्क्रीन की तरफ कर लिया और गोली चला दी। गाड़ी की स्क्रीन किरचियों में मुनकसिम होगी। इस आवाज़ से दरख्तों पर बैठे परिंदे उड़ गए। अनीस शशतर खौफ में मुबतला खड़ा था। गोली की आवाज़ सुनते ही महताब चीहा। ये क्या किया है तुमने? बेफिक्र हो, मैंने गोली से तुम्हारे बेटे की कीमती कार की स्क्रीन को चकनाचूर किया है। बाबर ने यह कहकर फोन बंद कर दिया। लो जी, आपके अब्बा जी तैयार हैं, तब तक आप मेरे साथ चलें। हम पैसों के लिए कोई मुनासिब जगह बनाते हैं। जानते हो ये स्क्रीन क्यों तोड़ी है? बाबर ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। अनीस तो इसे लेके जा रहा था। बाबर मुस्कुराया। ऐसे ही तोड़ दी, बस दिल चाहा 1 करोड़ रुपये की डील पक्की होने पर हल्का सा धमाका कर दिया जाए। बाबर इसे दरख्तों के बीचों बीच बहुत आगे ले आया। अनीस कभी इतना नहीं चला था, जबकि बाबर के लिए कोई मुश्किल नहीं था। पिछले कई घंटों में वो जगह ही तो तलाश कर रहा था और फिर इसे ये जगह मिली जो इसकी दानिश में महफूज थी।
वो दरख्तों में गिरा हुआ एक कमरा था, ना जाने वो किसने और कब बनाया था, फिर वो हाल ही क्यों था। बाबर ने जब वो जगह तलाश की तो इसने इर्द गिर्द का बहुत अच्छी तरह से जायजा ले लिया। इसने इसके बाद अनीस को इस जगह लाने का फैसला किया। बाबर ने पहले अच्छी तरह से इसकी तलाशी ली, इसका बैग लेकर इसे कमरे में ले आया। इस कमरे में टूटी हुई चारपाई थी और इसके सिवा कुछ नहीं था। मुझे यकीन है तुम इस जगह ज़्यादा देर नहीं रुकोगे, जो ही मुझे रकम मिली मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, बाबर ने कहा। अनीस ने कमरे का जायजा लिया और अजीब सा मुंह बनाकर बोला, मेरा रहना यहाँ मुश्किल होगा, अजीब सी बू आ रही है, मेरा दम घुट जाएगा। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वालों का यही तो मसला होता है, जो ही बात इनके स्टेटस से नीचे आती है और दम घुटना शुरू। अब तुमको इसी जगह गुजारा करना पड़ेगा, मुझे बाहर बिठा लो, मैं वादा करता हूँ कहीं भाग कर नहीं जाऊँगा। तुम मुझे मेरा मोबाइल दो, मैं खुद डैडी को कॉल करके कहता हूँ कि जल्द 1 करोड़ रुपए दे दें। अनीस मिन्नत समाज करने लगा, जब तक रकम नहीं मिल जाती तुमको इसी कमरे में रहना पड़ेगा, तुम्हारे बाप से मैं खुद बात कर लूँगा। बाबर ने इत्मीनान से कहा, मैं मर जाऊँगा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबर ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। बाबर ने इसे कमरे में बंद किया और बाहर खड़ा हो गया। अब ये बात बाबर नहीं जानता था कि टीपू नाम का एक नौजवान मुसलसल इसके ताक़ुब में रहता है। वो एक चोर था और आरिफ के साथ इसका अच्छा ताल्लुक था और आरिफ ने ही इसे बाबर के पीछे लगाया हुआ था। जब बाबर ने गाड़ी इस कच्चे की तरफ उतारी तो टीपू कुछ फासले पर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद इसे गोली की आवाज़ सुनाई दी और वह साकित हो गया। इसकी दानिश में बाबर ने अनीस को गोली मार दिया। जब कुछ वक्त गुजरा तो वो अपनी बाइक इसी कच्चे रास्ते पर ले आया। वो कुछ आगे गया तो इसे गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वो गाड़ी महंगी थी। इसने एक दरख्त के पीछे खड़े होकर इर्द गिर्द का जायजा लिया, आसपास कोई भी नहीं था। वो मजीद आगे बढ़ा और दबे पांव गाड़ी के करीब चला गया। इसने दाएं बाएं का जायजा लिया, करीब कोई भी नहीं था। इसने गाड़ी की टूटी हुई स्क्रीन से अंदर देखा, फिर दरवाजा खोला, गाड़ी के अंदर लगा साजो सामान देखने लगा तो इसकी आंखें चमक उठी। वो गाड़ियों का सामान चोरी करता था, गाड़ियों में लगा वो सामान माहिराना अंदाज में उतार लेता और मार्केट में बेच देता। वो एक अरसे से यही काम कर रहा था। इस वक्त इसके सामने एक पूरी गाड़ी खड़ी थी। वो इसकी एक चीज़ चुरा सकता था, लेकिन इससे पहले इसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, जिसके लिए इसने आरफ से पैसे लिए थे। वो आगे बढ़ता रहा और इस जगह तक पहुंच गया जहाँ बाबर और अनीस बातें कर रहे थे। वो इनसे कुछ फासले पर था और इनकी आवाज़ ठीक से इस तक नहीं पहुंच रही थी। इसने देखा कि बाबर ने अनीस को कमरे में बंद कर दिया था और खुद बाहर खड़ा हो गया था। इसने बाबर के हाथ में पिस्तौल भी देख लिया था। फिर टीपू ने देखा कि वो किसी से मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। इसकी बातें सुनने के लिए टीपू आगे बढ़ा और एक दरख्त की आड़ से निकलकर दूसरे दरख्त की आड़ में चला गया। इस दौरान इसकी बात मुकम्मल हो गई। इसने एक और नंबर मिलाया। इस बार इसकी बातें टीपू को सुनाई दे रही थी। वो किसी से 1 करोड़ रुपए मांग रहा था और 2 घंटे का वक्त दिया था। अब वो ये सोच रहा था कि वापस जाकर इसकी गाड़ी की चीज़ें निकाले या इस जगह रुक कर देखे कि अब यहाँ क्या होता है। इस सोच विचार में इसका पैर ज़मीन पर पड़ी सूखी टहनी पर आ गया, जिसके टूटने की आवाज़ ने बाबर को चौंका दिया। लेकिन वो अपनी जगह ऐसे खड़ा रहा जैसे इसने आवाज़ सुनी ही ना हो। अलबत्ता वो खबरदार हो गया और इसकी तवज्जो इस जानिब मबजूल हो गई जिस तरफ से टहनी टूटने की आवाज़ आई थी। टीपू ने टहनी टूटने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इससे कुछ फासले पर खड़ा नौजवान बहुत तेज चीज़ का मालिक था।